बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबू नदीम हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्टेड का 16 लेक्चर देखेंगे एजेंसी के बारे में, और उसका पार्ट बी जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम जो है बेसिकली वो टर्मिनेशन या रेवोकेशन ऑफ एजेंसी जो है उसको हम देखेंगे। बहुत अहम है, उसके लिए आप देखें इसका सेक्शन 201 है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। An agency is terminated by the principal revoking his authority। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोड है एक एजेंसी को रिवोक करने का, कि प्रिंसिपल जो है वो अपनी उस अथॉरिटी को क्या कर ले, रिवोक कर ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है कि एनी एग्रीमेंट अबव द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ जो है, ठीक है, दैट इज मैंडेटरी टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी किसी को कोई वो किया जाएगा, इख्तियार दिया जाएगा, तो वो अटॉर्नी जो होगा उसका रजिस्टर्ड होना क्या होगा, ज़रूरी होगा, ठीक है, जिसको हम मुख्तारनामा आम भी बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूजली जो मुख्तार आम होता है वो रजिस्टर्ड होता है, जबकि जो मुख्तार ख़ास होता है उसका रजिस्टर्ड होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूँ कि जिस तरह एक प्रिंसिपल एजेंसी को मसलन एक मुख्तार आम को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, इसी तरह उसका मनसूखी के लिए भी एक प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट किया जाना जो है वो ज़रूरी है, जिसको बोला जाता है अब्तालनामा। अब्तालनामे का मतलब क्या होता है कि मैंने इसको ये मुख्तार आम दिया था, ये मेरा एजेंट था, मैंने इसको इख्तियार दिया था कि ये प्रॉपर्टी जो है ना आगे किसी को बेच दे, लेकिन अब मैं ये जो है वो क्या कहते हैं, इसको जो है वो मनसूख करता हूँ, इसको जो है, और उसके लिए फिर उसको शायद रजिस्ट्रार के पास जाके ही उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई कि जो प्रिंसिपल रिवोकिंग इज अथॉरिटी है वो अगर इन राइटिंग था तो फिर इन राइटिंग ही वो उसको क्या करेगा, वो कैंसिल करेगा। अदरवाइज लॉ यही प्रिज्यूम करेगा कि वो एजेंसी जो है वो यानी उनके दरमियान इंटैक्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, असल में फ्रॉड इसी तरह ही होते हैं कि वो क्या करते हैं कि पहले मुख्तारनामा आम दे देते हैं, ठीक है, फिर वो अंदर खाते क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके तो उसको वो मनसूख भी कर लेते हैं, लेकिन फिर फ्रॉड कैसे शुरू हो जाता है कि अपनी बीवी को दिया हुआ है मुख्तार आम और वो आगे बेची जा रही है प्रॉपर्टी, और बाद में वो जब पता चलता है तो चलता है कि जो ओरिजिनल ओनर था उसने भी मुश्तरका खाते में किसी और को बेची हुई है, और जो मुख्तार खास या मुख्तार आम है उसने भी वही प्रॉपर्टी किसी और को जो है वो क्या की हुई है, वो बेची हुई है। तो जब भी मुख्तार आम की बुनियाद पे प्रॉपर्टी लेन देन का जिक्र हो तो आपने बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो मुहतात होना है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि उसकी मनसूखी का एक ख़ास जो है वो तरीक़ेकार होता है, किसका, जो मुख्तारनामा आम या मुख्तार आम जो होता है। तो ये बेसिकली ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी, वैसे जो है वो डिपेंड अपॉन कि अगर वो वर्बल है तो वर्बली भी उसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, प्रिंसिपल रिवोक हिज अथॉरिटी, कि वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर दे तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, या बाय एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, या एजेंट ये कह दे कि मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ तो भी वो एजेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, या वो बिजनेस जिसके लिए वो एजेंसी बनाई गई थी वो मुकम्मल हो जाए। और बाय ईदर द प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग, या दोनों में से किसी की डेथ हो जाए तो भी एजेंसी की क्या हो जाएगी, कम टू एन एंड हो जाएगी। आर बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, या उनमें से कोई भी जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाए। आर बाय प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रिलीफ इंसॉल्वेंट डेटर्स, या जो प्रिंसिपल है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। तो पेपर में आपको 2-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं जी एजेंसी कब टर्मिनेट होती है, तो ये आपने जो है वो लिख देना है, ये सर्कमस्टांसिस आपने सारे जो है लिख देने हैं। और जो वो वाली बुक है जो मैंने आपको बुक बताई है उसकी
उसकी बुक बताई है खालिद चीमे की, तो उसने भी बहुत ज़बरदस्त विद एग्जाम्पल करके उसको लिखा हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे तो वो आपको उसका बहुत ज़्यादा जो है उसका जो है वो आपको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 202 है, वो कहता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, द एजेंसी कैन नॉट इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडाइज ऑफ सच इंटरेस्ट। वो कहता है जहाँ पे एजेंट का भी इंटरेस्ट हो एजेंसी में, तो फिर उसको वन वे जो है अगेंस्ट दी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। मसलन वो उसकी एक एग्जांपल देता है, वो कहता है ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल्स ए is land and to pay himself out of the proceed the debts due to him from A cannot revoke his authority nor can it be terminated by his insanity or death। देखें वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है ए ने बी को इख्तियार दिया है कि मेरी जमीन बेचो और बेच के तो अपने कर्जे पूरे कर लो। ठीक है, तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ए उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, इवन उसकी डेथ पे भी वो या उसकी अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाता है प्रिंसिपल तो भी वो ख़त्म नहीं होगी। क्यों भला? इसलिए इसलिए क्योंकि एजेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसमें। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। ठीक है, ए कंसाइंस 100 bales of cotton to B who has made advances to him on such cotton and desires B, ठीक है, एंड डिजायर्स बी टू सेल द कॉटन एंड टू रीपे हिमसेल्फ आउट ऑफ प्राइस द अमाउंट ऑफ हिज of his own advances, they cannot revoke his authority nor it is terminated by insanity or death। अब एक और बात है, ए जो है वो बी को कहता है कि आप मेरे ये कॉटन बेच दो और इसके बदले में उसने उससे एडवांस भी लिया है, किससे? बी से। ठीक है, तो अब लेटर ऑन जो है और वो एग्रीमेंट ये है कि बी जो है वो जो एडवांस दिया है वो इसमें से पूरा कर लेगा ना। ये जो 100 बेल कॉटन है इसको बेल के बेच के तो इसमें से पूरे कर लेगा। तो अब लेटर ऑन ए उसको जो है वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बी का इंटरेस्ट है, बी ने एडवांस दिया हुआ है। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 203 है, वो कहता है व्हेन प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, दिस द प्रिंसिपल मे सेव एज इन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। हाँ, एक और चीज़ है, जो रेवोकेशन होगी वो कब तक हो सकती है? कब हो सकती है? जब तक के अभी एजेंट ने वो एक्सरसाइज नहीं की पावर। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको अपना मुख्तारनामा आम दी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी बेच दो। ठीक है, तो मैं अपने उस मुख्तारनामे को कैंसिल कर सकता हूँ, अबतालनामा आ सकता है जब तक कि आप उसको आगे नहीं भेजते। अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी आगे भेज दी है तो अब उस रेवोकेशन का क्या फायदा? तो हो कि आपको इस एग्जांपल के साथ जो है वो सेक्शन 203 की जो है वो समझ आपको जो है वो आ गई। उसके बाद सेक्शन 204 है, वो ये कहता है revocation where the authority has been partly exercised, the principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far as regards such acts and obligation and arising from such acts already done in the agency। देखें, मैंने आपको अथॉरिटी दी, मेरी प्रॉपर्टी भेज दो, मैंने आपको एक मुख्तारनामा आम जो है वो रजिस्टर करके दिया, आपने उस मुख्तारनामे आम की बुनियाद पे आपने आगे क्या कर लिया? आपने आगे किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लिया उसको बेचने के लिए। ठीक है, तो अब मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो पार्टली वो पावर एक्सरसाइज हो चुकी है, वो पार्टली पावर आगे एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी उसने एग्जांपल दी हैं, वो देख लेते हैं। वो कहता है ए ऑथोराइज बी टू बाय 100 बेल ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। B buys 100 bales of cotton in his own name so as to make himself personally liable for price. A cannot revoke B's authority so far as regard payment for the cotton।
ए ने बी को इख्तियार दिया है कि वो बी ए के लिए जो है ए के लिए 1000 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो क्या करे, खरीद करे, ठीक है। अच्छा, और अपनी जेब से फिलहाल उसकी पेमेंट करे। बी ने वो जो है वो खरीद लिए हैं, वो क्या कहते हैं कॉटन। तो अब वो जो है वो उस अथॉरिटी को वो कैंसिल नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ये कॉटन जो है वो अब नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, A authorized B to B 100 bales of cotton on account of A and to pay for it out of A's money remaining in B's hand. B buys 100 bales of cotton in A's name and so as not to render himself personally liable for the price. A can revoke B's authority टू पे फॉर कॉटन। तो दूसरे एग्जांपल में क्या है कि उसने जो है वो खरीदे ही ए के नाम पे हैं, ए के बिहाफ पे खरीदे हैं। तो अब अगर बी को वो अथॉरिटी रिवोक भी कर देता है तो वो जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली खुद लायबल हो जाएगा उस पेमेंट के लिए। तो एग्जांपल ए और बी में आपको समझ आ गई होगी। ए में बी ने ए के कहने पे खुद से खरीद किया था, ठीक है, इसलिए वो उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन इलस्ट्रेशन बी में उसने ए के ही नाम से वो खरीदे हैं, तो लिहाजा अब अगर ये उस अथॉरिटी को रिवोक भी कर देता है तो वो बी को प्रेजुडाइज नहीं करती। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। सेक्शन 205 है, वो कहता है कंपनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनॉन्सिएशन बाय एजेंट वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट द एजेंसी शुड बी कंटिन्यू फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। द प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपनसेशन टू द एजेंट और द एजेंट टू द प्रिंसिपल एज द केस में बी फॉर एनी प्रीवियस रेवोकेशन और रिनॉन्सिएशन ऑफ द एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज। देखें, अगर एक टाइम मुकर्रर है एजेंसी का तो वक्त से पहले अगर कोई भी उसको रिवोक करता है तो वो दूसरे को क्या, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज रिवोक करता है तो वो दूसरे को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 206 है, वो कहता है नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रिनॉन्सिएशन। रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ सच रेवोकेशन और रिनॉन्सिएशन, अदरवाइज द डैमेज देयर बाय रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल और एजेंट एट द केस में भी मस्ट बी मेड गुड टू द वन बाय द अदर। अच्छा, अगर प्रिंसिपल जो है वो एजेंसी को रिवोक करने जा रहा है तो नोटिस देना जरूरी है एजेंट को, और अगर एजेंट जो है वो उन्हें अनाउंस करने जा रहा है कि मैंने आपके लिए काम नहीं करना, तो उसने प्रिंसिपल को जो है वो नोटिस देना जरूरी है। अगर वो नहीं देंगे, अगर वो नोटिस के बगैर उसको रिवोक करेंगे तो फिर अगर कोई लॉस हो जाएगा तो वो जिसकी वजह से लॉस हो रहा है वो दूसरे को उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 207 है, वो कहता है रेवोकेशन एंड रिनॉन्सिएशन में बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। कहता है रेवोकेशन एंड रिनॉन्सिएशन में बी एक्सप्रेस आर में बी इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंसी रिस्पेक्टिवली। मसलन एक्सप्रेस भी हो सकती है, जैसे वो एजेंसी हमने पढ़ा था ना एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, इसी तरह रेवोकेशन और रिनॉन्सिएशन भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड है। मसलन ए एम्पावर बी टू लेट एज हाउस, आफ्टरवर्ड he let it himself, this is an implied revocation of B's authority। ए बी को इख्तियार देता है कि वो उसका घर किराए पे दे, लेकिन बाद में वो ए खुद ही अपने घर पे काबज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इम्प्लाइडली वो अथॉरिटी क्या होगी, वो रिवोक होगी। अब सेक्शन 208 है, वो कहता है व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन, द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम और सो फार एज रिगार्ड थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम नोन टू देम। देखिए मेरी बात सुने, ये हमने पढ़ा भी था कम्युनिकेशन वाला ना, कम्युनिकेशन वाले हमने सेक्शन पढ़े भी थे पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में पढ़े थे कि कब वो मुकम्मल होती है, रेवोकेशन कब मुकम्मल होती है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, वो कह रहा है कि अगर एजेंट की अथॉरिटी जो है उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में वो उस वक्त तक रिवोक की जा सकती है जब तक कि वो एजेंट के नॉलेज में नहीं आती, या अगर वो थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व है तो जब तक उसके नॉलेज में नहीं आते। अगर नॉलेज में आने से पहले रिवोक हो जाए तो ठीक है टर्मिनेट, लेकिन अगर वो उनके नॉलेज में आ गई तो फिर वो टर्मिनेट जो है वो नहीं हो सकेगी। हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, तो
ये क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 208 वो कहता है ए डायरेक्ट बी टू सेल गुड्स फॉर हिम एंड एग्रीज टू गिव बी 5% commission on the price fetched by the goods. A afterward by letter revokes B's authority. B after the letter is sent but before he receives it sell the goods for 100 rupees. The sale is binding on A and B is entitled to 5 rupees as his commission। देखें ए जो है वो बी को अपना एजेंट मुकर्रर करता है कि वो उसकी गुड्स बेचे और साथ में ये भी कहता है कि वो उसको 5% जो है वो क्या करेगा, उसको कमीशन भी देगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ए उसको एक लेटर लिखता है और उसको कहता है कि मैं अपनी अथॉरिटी रिवोक करता हूँ, ठीक है। अब वो उसको वो लेटर भेज देता है, लेकिन वो अभी एजेंट को जो है बी को जो है वो रिसीव नहीं हुआ, वो उसके लिए 2-4 दिन लग गए हैं। इन 2-4 दिनों में वो एजेंट उसमें से वो 100 रुपीज़ की जो है गुड्स भेज देता है। तो अब वो जो ए है वो बाउंड है कि वो उसको उसके कमीशन जो है उन चीज़ों का दे। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको उसका नॉलेज नहीं हुआ था वो जो गुड्स बिकी थी। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब बी एग्जाम्पल है, वो कहता है ए एट कोयटा बाय लेटर डायरेक्ट बी टू सेल फ्रॉम हिम सम कॉटन लाइंग इन अ वेयर हाउस इन कराची एंड आफ्टरवर्ड बाय लेटर रिवोक्स हिज अथॉरिटी टू सेल एंड डायरेक्ट बी टू सेंड द कॉटन टू कोयटा। B, after receiving the second letter, enter into a contract with C, who knows of the first letter but not of the second, for the sale of to him of the cotton. C pays B the money with which B absconds. C payment is good as against A। अच्छा, ये एग्जाम्पल बड़ी मज़ेदार है। ये क्या कहती है कि ए जो है वो कोयटा में है और वो बी को जो है वो एक लेटर लिखता है कि मेरा जो कराची के वेयर हाउस में जो कॉटन पड़ी है वो उसको भेज दे। अच्छा, एक लेटर ये लिखता है एंड आफ्टरवर्ड बाय लेटर रिवोक्स हिज अथॉरिटी टू सेल, और बाद में फिर एक लेटर लिखता है कि भाई नहीं, मैं आपको इख्तियार नहीं देता कि आप वो कराची वाला जो कॉटन है उसको बेचो। एंड डायरेक्ट बी टू सेंड द कॉटन टू कोयटा, और बी को कहता है कि भाई तुम ना ये जो कॉटन है ना ये मुझे उधर भेजो, कोयटा भेजो जो कराची में पड़ी है। अब जो जो बी है वो जानते बूझते हुए कि उसको दूसरा लेटर वसूल हो गया है और उसको रोक दिया गया है वो बेचने से, वो क्या करता है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सी। वो सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जिसको हू नोज ऑफ द फर्स्ट लेटर बट नॉट ऑफ द सेकंड, जिसको सिर्फ पहले लेटर का इल्म है, दूसरे लेटर का इल्म नहीं है। और फिर क्या करता है, फॉर द सेल ऑफ गुड टू कॉटन सी पे बी द मनी। अब सी जो है वो इन गुड फेथ बी को पैसे दे देता है कि ठीक है, ए ने उसको इख्तियार दे रखा है। विद विच बी एब्सकॉन्ड, अब बी जो है वो फरार हो जाता है पैसे लेके। अब ए जो है वो ये कहता है, वो कहता है जी मैं तो दूसरा लेटर उसको दे चुका था रेवोकेशन वाला। सीज पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट ए, तो सी जो है वो रिकवरी कर सकता है ए से। क्यों? क्योंकि वो जो सेकंड लेटर था वो अभी तक जो है वो ए के नॉलेज में जो था वो नहीं आया था। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, वो है सी ए डायरेक्ट बी हिज एजेंट टू पे सर्टन मनी टू सी। ए बी को कहता है कि अपने एजेंट को कि कुछ पैसे सी को दो। ए मर जाता है एंड डी टेक आउट प्रोबेट टू हिज विल, और जो डी है वो उसकी विल के मुताबिक जो है वो इंतजामो इंसराम संभाल लेता है, ठीक है। बी आफ्टर एज डेथ but before hearing of it pays the money to C, the payment is good against D the executor। अब ए जो है वो, अब जो बी एजेंट है वो ए की डेथ के बाद, लेकिन ये खबर सुनने से पहले कि वो मर गया है, वो सी को पैसे दे देता है, ठीक है। पेज द मनी टू सी, सी द पेमेंट इज गुड, pays the money to C, the payment is good as against D the executor। तो अब वो जो D है वो क्या कर सकता है, यानी वो जो डी है वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये उसके मरने के बाद पेमेंट हुई है सी को।
ए के मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जब बी ने वो रकम सी को दी थी तो अभी उसको ये बात कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी कि ए जो प्रिंसिपल है उसकी डेथ हो गई है। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 209 है, वो कहता है एजेंट ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ आर इंसैनिटी। When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representative of the late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him। अच्छा, ये जो सेक्शन 209 है ना, ये कहता है कि ये नहीं हो सकता कि मसलन प्रिंसिपल की डेथ हो जाए तो एजेंट इस बहाने से कि भाई अब तो वो जो हमारा आपस में जो है वो क्या कहते हैं कोई रिलेशन ही नहीं रहा, वो उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल ही छोड़ दे और उसको बेयारो मददगार छोड़ दे। तो 209 ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल की डेथ हो गई है तो बेशक एजेंसी टर्मिनेट होगी है, लेकिन एजेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो प्रिंसिपल है उसके रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे और उसको प्रिजर्व करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 210 है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी। द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination subject to the rule herein contained regarding the termination of the authority of all subject appointed by him, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है, देखिए, वेयर दी फाउंडेशन फॉल सुपर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फॉल। अगर एक घर की बुनियादें ही निकाल दी जाएं तो वो घर की जो बिल्डिंग है वो कभी खड़ी नहीं रहेगी। तो जब एक एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर लिया गया तो जो सब एजेंट होंगे उनकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये सेक्शन 210 कह रहा है। तो बच्चों, ये हमने रेवोकेशन ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ा। मुझे जो है वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।